क्या नाम है? जी बीबी खाली। शर्मा जी, राजपूत समाज ने ये बयान दिया है कि जो लोरेन बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा हम उसे 1,11,11,111 रुपए देंगे। किस तरह देखते हैं इस बयान? गलत है जी, सीधी सी बात है, गलत है। गलत है। गलत इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर इस तरह की सुपारी घोषित करे तो वो कानून के हिसाब से गलत है। सीधी सी बात है, कानून का राज खत्म करने की तरीके हैं। फिर तो ये वो कह रहा है मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, कल को उधर से आ जाएंगे भाई जिसने ये घोषणा करी 1 करोड़ दी, मैं 2 करोड़ दूंगा, तुम इसे लेके आओ, तुम इसका तो कानून का राज जंगल राज में तब्दील होते हुए देर नहीं लगेगी। 1 करोड़ आज की डेट में इन अपराधियों के लिए किसी भी के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। उसने 1 करोड़ की घोषणा करी है, पलट के 2 करोड़ की भी घोषणा हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर तो यही मारकाट मचेगी कि भाई ठीक है मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ तो उसका सर लिया, मैं 2 करोड़ दे रहा हूँ तो उसका सर लिया। वो कहेगा मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ तो इन दोनों का सर लिया जिसने 1 करोड़ 2 करोड़ का नाम रखा है। तो फिर हमारी कानून व्यवस्था कहाँ टिकेगी भाई साहब? कहाँ हमारी कानून व्यवस्था जाएगी? अभी तक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उस तरह का बड़ा फैसला क्यों नहीं आ पाया जिस तरह से जो यूपी बहराइच में जो लड़का मरा था उसमें मोड़ आया, इसमें क्यों नहीं आया? बाबा सिद्दीकी में जो इसका मोड़ है, दोनों चीज़ें दोनों घटनाएं अलग है। बहराइच का कांड जो है वो प्रॉपर दंगा है और ये एक सिंगल मर्डर है। सिंगल मर्डर और दंगे में दोनों में फर्क है। वहाँ सिंगल मर्डर करा गया है बाबा सिद्दीकी का और यहाँ बाकायदा कम्युनल दंगा भड़काया गया था, धार्मिक दंगा भड़काया गया था। हिंदू मुस्लिम के बीच में भड़काऊ भाषण दिए गए थे, दंगा भड़काया गया था जिसकी पोल अब खुल गई है। भड़काया किसने? वो भी बीजेपी ने ही। आपको पता ही है, बीजेपी के वहाँ के विधायक ने उनके वहाँ के संगठन मंत्री और महामंत्री उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई, 8 लोगों पे रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ये लोग मेरे बेटे को भी मारना चाहते थे। अब सीधी सी बात है विधायक साहब, अब आपके बेटे को आपको पता चला कि आपके बेटे को मारना चाहते थे तो आप रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए। अगर आपके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते तो क्या आप कभी रिपोर्ट लिखाने जाते? नहीं जाते ना। इसीलिए कहते हैं जाके पैर ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। सीधी सी बात है, जब अपनी पे आई तो भाग लिए रिपोर्ट लिखाने, अपनी पे नहीं आ रही होती तो वो भी मजे से बैठे हुए देख रहे होते, मौज ले रहे होते कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है जो हो रहा है होने दो। जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे कि ये बीजेपी का रचा हुआ षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं ये सत्य निकला। मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी बात करी थी ना, तब भी मैंने आपको क्या कहा था, इसमें अल्टीमेटली इन्हीं का रोल निकलेगा और इन्हीं का रोल निकला ना। ये तो 1 हफ्ते पहले मैं ये बात बोल चुका था। इसी में इन दंगों में इनमें मामले में भारत जलाओ पार्टी का हाथ है, सीधी सी बात है। और वो हाथ सबके सामने आ गया और कोटि कोटि धन्यवाद है उस दैनिक जागरण अखबार को जिसने स्टिंग ऑपरेशन करके इसका सच सामने लेके आए। और उसके बाद दूसरी बात, मैं वास्तव में उन पुलिस अधिकारियों की हिम्मत को सलाम देता हूं कि जिन्होंने विधायक के कहने पर उन बीजेपी के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। बीजेपी के शासन में बीजेपी के लोगों के द्वारा बीजेपी के खिलाफ लिखा रिपोर्ट संसार का 8वां अजूबा साबित हुई है आज मेरे लिए तो कम से कम। जो कहा जाता था कि लोकतंत्र की बहाली हो रही है, अब लग रहा है कि लोकतंत्र हमारा बिल्कुल सेफ है। अगर इसी तरह की बातें होती रहती हैं, अगर इसी तरह से कार्रवाई करती जाती हैं तो वास्तव में लोकतंत्र सेफ है कि जो भी अभियुक्त है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी से हो, चाहे वो विपक्ष से हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो गलत है और गलत है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है, मामला न्यायालय में जाता है, न्यायालय फैसला देता है तो वास्तव में लोकतंत्र मजबूत होता है, कानून व्यवस्था मजबूत होती है। वरना लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ता रहेगा। लोकतंत्र के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है कहीं ना कहीं इसमें भी बीजेपी की नाकामी के कारण हुआ है। दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है साहब? सीधी सी बात है, दिल्ली पुलिस के हाथ में। दिल्ली पुलिस किसके अधीन करती है काम? एलजी साहब के। लेकिन हमारे एलजी साहब में आज तक लगातार जब से एलजी साहब बने हैं मैंने इनकी कोई भी एक मीटिंग ऐसी नहीं देखी, सोशल मीडिया पे इनकी कोई भी फोटो ऐसी नहीं देखी होगी कि इन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के और दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करी हो। उनकी जो फोटो आती हैं लगातार क्या आती है, कभी वो कुशक नाले का दौरा कर रहे होते हैं, कभी वो संगम विहार की झुग्गियों का दौरा कर रहे होते हैं, कभी वो सीलमपुर में जाके नाले देख रहे होते हैं कि नाला अभी तक भरा क्यों है, नाला साफ नहीं होता। अरे भैया ये काम जनता के हैं, जनता की सरकार के काम है। जो दिल्ली सरकार है उसके काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है, एमसीडी का काम है, ये काम तुम्हारा नहीं है एलजी साहब। तुम्हारे काम जिम्मे सिर्फ 3 है, डीडीए को तुम्हारा अधीन है, सीधी सी बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे अधीन है और तीसरा हमारा दिल्ली पुलिस आपके अधीन है जिसके अधीन कानून व्यवस्था आती है। तो दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था जो है वो किस तरह से लचर हो चुकी है उस पर नकेल कसो ना, उसके बारे में बात करो। तमाम दिल्ली आज परेशान हुई पड़े, त्योहारों के टाइम में हर जगह जाम लग रहे हैं, हर जगह अवैध कब्जे हुए पड़े हैं, अवैध रेडी पटरी वाले खड़े हैं, अवैध रिक्शाएं चल रही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन आप एक बिना हेलमेट चले जाओ, आपका फौरन चालान काट दिया जाएगा। लेकिन उसी रोड पे आपका 24 घंटे बैन होने के बावजूद भी अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आंखों देखे सामने से वो निकल जाते हैं। यहीं मैं आपको बताता हूँ, जामा मस्जिद के पास से ऑटो चलते हैं, एक ऑटो में गिनती के 3 लोग बैठने के लिए अधिकृत होते हैं, ड्राइवर प्लस 3, उसमें 3 आगे बैठते हैं और 4 पीछे बैठते हैं और वो धड़ल्ले से जा रहे होते हैं, धड़ल्ले से आ रहे होते, ट्रैफिक नियमों को धक्का बताते हैं। पुलिस वाले यूँ देखते हैं और यूँ घुमा लेते हैं, यूँ देखते हैं यूँ नजर घुमा लेते हैं। उस पर कोई मतलब नहीं है, एलजी साहब को कोई मतलब नहीं कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ जा रही है ना। लेकिन उन्हें कुशक नाले से मतलब है, कुशक नाले में गाद कैसे नहीं निकली। अरे भैया जो काम है वो करो ना साहब, तो सीधी सी बात है। कानून व्यवस्था तो अपने आप ही दम तोड़ेगी जब आप कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदार आदमी है उनके साथ बैठ के मीटिंग नहीं करोगे। कभी कोई मीटिंग लेते नजर नहीं आ रही।
जो आम आदमी पार्टी कहती है अगर हमसे मोदी जी ये अधिकार न छीनते तो हम दिल्ली का ये हाल न होने देते आज। ठीक है जी, कानून व्यवस्था तो खैर तो शुरू से दिल्ली पुलिस के अधीन रही है, लेकिन बाकी जी की जो कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था को छोड़ के दिल्ली के उसकी बात करें तो दिल्ली में जो बी और सी ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो अगर अफसर अपनी मनमानी पे उतरा और दिल्ली सरकार के ना तो विधायक की माने ना वो सीएम की माने तो उनके कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते बेचारे वो लोग। ना विधायक उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी कर सकता, ना वो मंत्री कुछ कर सकता, ना वो मुख्यमंत्री कुछ कर सकता। तो अगर अफसर बेलगाम हो गए और उन्हें एलजी साहब से आदेश आ गया ये काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो अगर वो बैठे रहेंगे तो बेचारे दिल्ली सरकार वाले कुछ नहीं कर पाते। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी इनको पूरी दिल्ली सरकार को दी थी, अधिकार दिए थे, उसी अधिकार को इन्होंने अमेंडमेंट ला के अध्यादेश ला के इसको पलट दिया गया। जो महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है तो उससे लगता है कहीं ना कहीं अब के सरकार परिवर्तन होगा वहाँ पे। बिल्कुल होना चाहिए, सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही नहीं और भी वहाँ पे तो बहुत सारे मसले हैं जिनकी वजह से सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आती है कि अगर तंत्र अपने इरादों में कामयाब हो गया तो लोग की फिर हार हो जाएगी। जैसे हमने सबने हरियाणा चुनाव में देखा है, तंत्र जीत गया, लोग फिर भी हार गए। तो वही अगर तंत्र पे वहाँ पे कंट्रोल नहीं करा गया तो फिर लोग वहाँ पे फिर भी हार जाएंगे, तंत्र फिर जीत जाएंगे। कोई भरोसा नहीं इनका, कभी ये खेला कर दें, कब क्या कर दें, कभी ईवीएम में घपला कर दें, कभी भी मल्टा पलटी कर दें और पता चले सुबह तो बीजेपी हार रही है, दोपहर के बाद से बीजेपी जीतनी शुरू हो गई और शाम को पता चला कि हारते हारते बीजेपी और फिर जीत। इसका क्या कारण है कि दोपहर तक बीजेपी हारती है फिर दोपहर के बाद जीत जाती है? जो दोपहर के बाद ईवीएम खुली थी वो सारी की सारी 99% चार थी। हरियाणा की बात कर रहे हैं आप, हरियाणा में 20 सीटों पे ये घपला पाया गया, जिसके खिलाफ हमारे एक विकास बंसल साहब हैं हरियाणा से, उन्होंने और एक प्रिया मिश्रा जी जो है उन्होंने नरेंद्र मिश्रा जी के नाम से थ्रू सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो कि सीजीआई के साहब के सामने लगी थी और उसी दिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और नाराजगी दिखाई। आप क्या चाहते हो कि चुनी हुई सरकार शपथ ना ले, हटाओ इसे, वापिस लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर जुर्माना ठोक दूंगा। भाई जब आपको सबूत दिए जा रहे हैं कि 20 सीटों पे 99% ईवीएम चार्ज मिली है, इनके बारे में संज्ञान लो तो क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? एक तरफ तो सीजीआई ये साहब जो है हमारे लोकतंत्र के रक्षक बनते हैं, दूसरी तरफ जब उसी लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो आके मुंह के बैठ गए हैं। तो सीधा सा मतलब है, अब तो साफ साफ बात है कि बहुत तरीके से काम हो रहा है, साफ साफ तरीके से काम हो रहा है। जुडिशरी उसमें दीमक लग चुका है, तंत्र उसमें दीमक लग चुका है, कहीं तो कहीं किसको साहब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब क्या तो महाराष्ट्र में जाके समाजवादी पार्टी ने भी हुंकार बढ़ी है जी कि अब के हम भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को बदलने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हुंकार भरी है और सीटें भी मिली हैं उन्हें, सीटें भी मांग रहे हैं, अच्छी बात है, सीटें मिलनी भी चाहिए उन्हें, चुनाव लड़ना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे अभी किसी भी दो पार्टियों का आमना सामना नहीं है महाराष्ट्र, वहाँ पे महायुति और महाअघाड़ी, महाविकास अघाड़ी दोनों में आपस में गठबंधन हो रहा है। उन्होंने भी कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करा है तो उन्होंने भी कुछ पार्टी के साथ गठबंधन करा है। तो गठबंधन में अगर ये समाजवादी पार्टी भी शामिल होती है, समाजवादी पार्टी को आज हम हाशिए पे नहीं रख सकते। समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा कैडर है, अच्छा खासा वोट है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो उनका भी चुनाव लड़ना जायज़ है। अगर सिर्फ इसी से हरियाणा की तरह दो ही पार्टियों को चुनाव होता तो तीसरी पार्टी को दखलंदाजी देना वहाँ पे गलत था। वहाँ सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी था, लेकिन लास्ट एंड फाइनल जो है बीजेपी अपने तंत्र के मुकाबले जीत गई, जीत हासिल कर ली उन्हें। और अगर तंत्र को किनारे रख दिया जाए तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ा आघात साबित हुई है, जो 1.5% वोट लाके और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बनी है। 90 सीटों पे अपने उसने कैंडिडेट उतारे और 87 सीटों पे उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई और हार का मार्जिन वही रहा जो कांग्रेस और बीजेपी की हार का मार्जिन था, वही वोट लगभग जो है आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुए थे। ऐसा कहा जाता है एक देसी भाषा में साम दाम दंड भेद, क्या उस तरह की नीति अपनाती है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में उनका वास्तव में ये मामले में वो तारीफ के काबिल है। वो साम दाम दंड भेद चारों चीजें अपना के चलते हैं और साम तो उसने छोड़ ही दिया है। अब तो दाम और दंड पे और भेद पे 3 पे काम करती है। साम का काम तो मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं कि वो किसी को समझाते नजर आ जाए। सबसे पहले दाम लगाती है, दाम नहीं मानोगे तो ईडी IT CBI का डंडा है, इसे दंड कहा जाता है। फिर भेद है जो आपस में लोगों को भड़काया जाता है, वैमनस्य पैदा कर दिया जाता है भेद डाल के, और उसके बाद जो है साम दाम दंड भेद, तो ये 3 में से साम का तो छोड़ दिए, बाकी तीनों के लिए तो वो पूरे एप्लीकेबल है। कांग्रेस क्यों नहीं अपना पा रही है? कांग्रेस को अपनाना चाहिए सर, कांग्रेस अभी भी पुरानी लकीरों पे चल रही है। कांग्रेस को बदलना होगा, उसे देखना होगा आज की यूथ क्या चाहती है, आज का युवा क्या चाहता है। और आज झूठ का जमाना है तो कांग्रेस को भी साफ कहता हूँ मैं, झूठ का थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ेगा। आपको देखा बीजेपी के वाले लोग आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं, 3 दिन तक वो झूठ खूब फैलता है, लोगों के दिमाग में वो घर कर जाता है झूठ। चौथे दिन 5वें दिन उसके स्पष्टीकरण आने शुरू होते हैं, स्पष्टीकरण आते हैं इतने से छोटे, किसी एक चैनल पे किसी एक अखबार में इतना सा स्पष्टीकरण आता है। ताजा उदाहरण आपको पता है बहराइच कांड क्या फैलाया गया लगातार, उसकी आंखों में छुरी घोंप दी गई, नुकीली वस्तु डाल दी गई, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, उसके नाखून खींच लिए गए, उसे 40 गोलियां मारी गई। अब 3 दिन तक 4 दिन तक लगातार ये फैलता रहा, लोगों के सबके दिमाग में भर गया। अरे यार कितनी पैशाचिक बात हुई, कितनी यहाँ भी एक चैनल वाले घूमते हैं भाई साहब,
99 खबर वाले, उनकी भी हालत यही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी नहीं थी और मेरे से बहस करने में लगे हुए थे जबरदस्त तरीके से कि नहीं ऐसा हुआ है। अब जब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, जब बहराइच पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट उन्हें दिखाई, अब वो नजर नहीं आ रहे मुझे पिछले 4 दिन से यहाँ पे। अब वो जाके उसके बयान आने शुरू हुए। जैसे अभी आपने देखा नूपुर शर्मा जो है, जिसने पीछे बयान दिया जाके भरी सभा में, तो उसने बयान दे दिया कि उसके साथ पैशाचिकता हुई, लेकिन जब उसे याद दिलाया गया देखो भाई बहराइच पुलिस ने भी खंडन करा है और ये रही उसकी आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर वो आगे एक बार चुपचाप कह देती हाँ जी मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे जानकारी नहीं थी। माफीनामा तो कहीं नहीं चला, लेकिन झूठ दुनिया भर में फैल गया। तो इस वजह से कांग्रेस बिखर रही है। वो झूठ फैला के निकल जाते हैं, आप उस झूठ को समेटते हो। आपको झूठ समेटना नहीं है भाई साहब, आपने उनसे डबल वार करना है, तब जाके पीछे बैकफुट में आएंगे। अदरवाइज आप इसी पार्टी पे चलते रहे तो आपकी जीत बहुत दूर है, सीधी सी बात। अभी एक मुद्दा निकल कर आया है, एक मुस्लिम सभा में से चंद्रशेखर आजाद को स्टेज से उतार दिया गया। स्टेज से उतार दिया गया। आपने कितनी देर की वो क्लिप देखी? 11 सेकंड की देखी होगी, 21 सेकंड की देखी होगी। चंद्रशेखर आजाद भाषण दे रहा है, उधर से आगे एक बंदा आता है जो उससे गाली गलौज करने लग जाता है। उस बंदे का नाम मैं बताता हूँ, उसका नाम है शकील सैफी। वजीरपुर या पीतमपुरा के आसपास कहीं वो रहता है और उसके तमाम लोगों के साथ, बांसुरी स्वराज के साथ, तमाम बीजेपी लीडर्स के साथ, उसके नरेंद्र जंजल के साथ और वो अपने पंजाब केसरी के संपादक अश्वनी चोपड़ा के साथ और वो आदित्य चोपड़ा के साथ और उनकी जो लेडी हैं उनके सबके साथ उनके फोटो हैं। तमाम बीजेपी सपोर्टेड है वो। उसको छोड़ा इसी काम के लिए जाता है कि तू जा रायता फैला, और बाद में हमको क्लिप कटवाया तो है ही है बीजेपी IT सेल, क्लिप काट के उसने आगे फैला देनी है भाई साहब।